दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर ललित और चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों सभी को है प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का है सुप्रभात। मेरी तरफ से नित्या क्लासेस की तरफ से आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है लगातार ईवीएस पर हो रहा है प्रहार और आखिरी प्रहार को लेकर के हम नए नए प्रश्नों के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। तो आज फिर से होगी आपकी परीक्षा। देखेंगे कौन कितना अच्छा है निखरता। तो चलते हैं करते हैं शुरुआत। और अगर आपने नहीं की है एक बात, नहीं किया है लाइक, नहीं किया है शेयर, नहीं किया सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दो इसको, अपने चैनल को आबाद और दे दो दिल्ली से अपना आशीर्वाद। तो करते हैं शुरू और लाते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और मैं चाहूंगा आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तर बड़े प्यारपूर्वक देने की कोशिश करेंगे। तो सभी को है नमस्कार। सभी मैं अच्छा हूं, आप सब लोग अच्छे होंगे मुझे उम्मीद है। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन जो भी जुड़े हैं। आयुष, सरिता, सोनी, मनस्वनी, श्रीराम, अपर्णा, नीलेश, अनुराग, शशि, प्रियांशु, प्रतीक्षा, अपर्णा और दयावती। गुड रिंकी गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। जिनका नाम लिया है जिनका नहीं लिया है सब समझे मेरी तरफ से नमस्कार उनके लिए है। हृदय से है हृदयपूर्ण नमस्कार। अभिषेक जी, चलिए राजेश जी कैसे हैं? सब नमस्कार है। और राइट ऑप्शन आपके समक्ष है पहला। इनमें से कौन सा पक्षी दी गई विशेषताओं से मेल नहीं खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड डज नॉट मैच द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स? मैना, टू मूव द नेक टू एट फ्रोर विद इट जैक, यानी एक झटके के साथ ऐसे गर्दन को करना, ऐसे ऐसे ऐसे। उल्लू, गर्दन को लगभग 360 डिग्री पर घुमाना। आउल, रोटेटिंग द नेक अबाउट 360 डिग्री। कौवा, संतान परजीविता यानी ऑफस्पायरिंग पैरासिटिज्म। तोता, आवाज की नकल यानी इमिटेशन ऑफ वॉइस। इनमें से कौन सा आपको गलत लगता है? और आप सब लोग कह रहे हैं ओ माय गॉड, स्लॉथ है। राजेश रंजन जी, वो स्लोथ है। 270 डिग्री पर स्लोथ अपनी गर्दन को घुमा लेता है। उल्लू 360 पर माना जाता है, लगभग 360 के आसपास वो घुमा देता है ना। ये मैंने बताया था स्लोथ जो है वो 270 डिग्री घुमा लेता है। और राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए मिला है, मैना। तो चलो, तोता मेरे तोता मैं तो तेरी हो गई, हाँ मैना मेरी मैना मैं तो तेरा हो गया। गाना सुना होगा आपने सुबह सुबह। तो चलो समझ लेते हैं। तो इसका मीनिंग समझते हैं क्या? पहले देखो, संतान परजीविता का मतलब क्या होता है? जिसकी संतान के लिए दूसरे पर आश्रित है। मतलब इसने बच्चा पैदा किया या इसका बच्चा हुआ और वो दूसरे पर आश्रित है, यानी ये बच्चा पैदा करने के बाद मेरा बच्चा कोई और पालेगा, उसको बोलते हैं संतान परजीविता। यानी दूसरा आदमी मेरी संतान को पालेगा। तो कौवा तो ऐसा नहीं करता है। ओके ओके ओके, नहीं 360 मैंने देखा है। हाँ, तो रोटेटिंग जो होता है लगभग 180 तो कर लेता है। उल्लू की कहानी यह है कि लगभग 360 डिग्री के आसपास, उसको मैंने भी कहा है, लगभग लिखा है, इसलिए इसको मैं गलत नहीं कह सकता, एग्जैक्ट नहीं नाप सकते। तो मतलब वो लगभग उसमें आ जाता है। ठीक है ना राजेश जी? क्योंकि लगभग लिखा है तो लगभग में आप 270 360 तक उसको मान सकते हैं, इसलिए यहां पर एग्जैक्ट नहीं लिखा है। अब क्या करें? अब कौवा तो अपने बच्चे खुद पालता है, तो संतान परजीविता का गुण किसमें होता है? कोयल में होता है ना। कोयल जो होती है उसमें संतान परजीविता का गुण होता है, क्योंकि वो अपने अंडे कोए के घोंसले में दे देती है और वो उसके बच्चों को पालता है। तो कोयल संतान परजीविता का रूल फॉलो करती है। ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन सी है, कौवा नहीं होता। चलो एक बार देख लेते हैं। ये हमारी कोयल। कोयल संतान परजीविता दर्शाता है, जिसका अर्थ है वह अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दूसरों पर निर्भर होती है। वह अपने अंडे कोई के घोंसले में देती है तो बहुत कोयल काली होती है, लेकिन उसकी बोली बड़ी मधुर होती है ना। हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं। इसको देखें, ये है हमारी मैना। मैना अपनी गर्दन को झटके के साथ आगे पीछे करती है। अब देख पा रहे होंगे, जब भी मैना अपनी गर्दन को घुमा रही हो झटके के साथ करती है तो इसको बोलते हैं मैना। तो मैना अपनी गर्दन को एक झटके के साथ घुमाती है, इसलिए मैना तो नहीं हो, सही जवाब था। इसको कहते हैं उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकता है। लगभग की मैं बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं कि 270 पर घुमाता है। स्लॉट 270 लगभग घुमा लेता है। उल्लू थोड़ा ज्यादा कम कर सकता है, तो इसलिए इतनी घुमा पाया। तो इससे पहले मैंने फोटो खींचना बंद कर दिया, घुमाने की कोशिश उसने पूरी की थी, लेकिन क्या करें, हमने फोटो को पहले रोक दिया। ठीक है ना। तो क्योंकि इसे गर्दन में काफी पीछे तक मोड़ सकता है, इसलिए ऐसा लगता है कि 360 पर घुमाने की कोशिश करता है। तोता पक्षी हमारी आवाज की नकल करता है। जैसा आपने कई बार देखो, तोता को देखा होगा, तोता हमेशा क्या कहते हैं, एक दूसरे की नकल
आदमियों की आवाजों की नकल करने में उसमें गुण होता है, वो कर सकता है। जैसे इससे कह रहा है सुन ले में ना मेरी बात सुन ले तोती, तोती बोले चल परे को जा, मैं ना बात करी तुझसे। इनकी राजी और नाराजगी चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बात समझ में है? हाँ, घुमा क्यों रहा भाई, ये तो यही बताएगा घुमा क्यों रहा है, ठीक है ना। तो राइट समझ में आया आंसर क्या है? तो सही जवाब था संतान परजीविता कोयल होती है, कौवा नहीं होता। एक और सवाल, कशेरुकी की विशेषताएं हैं। वाइब्रेटर्स हैव द स्पेशलिटी 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी 4 कक्षाओं वाला हृदय, शरीर के खंड, कंकाल या रीढ़ की हड्डी। इनमें से क्या होता है? कशेरुकी की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? तो देखेंगे, हाँ श्री राम सही कह रहे हो, देखेंगे क्या होता है। तो लाइट्स ऑप्शन देखेंगे क्या मिलेगा। लाइक कर दीजिएगा भाई एक बार, अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा तो लाइक करने में कंजूसी ना करें बिल्कुल भी। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन मिलता है ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, क्योंकि कशेरुकी वह होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल रीढ़ की हड्डी होती है। और ऐसा नहीं कि सभी कशेरुकी के 4 कक्षों वाला हृदय होता है, सब कक्ष अलग होते हैं। किसी के 3 कक्ष होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं। तो जो इनका हार्ट चैम्बर है वो हार्ट वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही कंडीशन वहां पर होगी। और स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है इन सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ऐसे सभी जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको कशेरुकी वाइब्रेटर्स, और जिनके नहीं होते उनको अकशेरुकी, जिनको नॉन वाइब्रेटर, जिसमें ये कीट पतंगे आते हैं, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब तो देख लेते हैं। कशेरुकी पशुओं में रीढ़ की हड्डी होती है। सभी कशेरुकों में 4 कक्षों वाला हृदय नहीं होता। मछलियों के हृदय में अगर बात करें 2 होते हैं, उभयचरों के हृदय में बात करें 3 होते हैं, पक्षी जानवरों के में देखें तो 4 कक्ष होते हैं। तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सबका एक 4 हार्ट वाला होता है, 4 चैम्बर होते हैं उसमें। तो ये सब क्या है? कशेरुकी प्राणी। इन सब में यह एक स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। थैंक यू इलू, कैसे हैं आप? और बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ, देख लेते हैं एक और जवाब क्या आता है आपकी तरफ से। वह प्रक्रिया जिसमें एक फूल का वर्तिकांत दूसरे फूल के पुंकेसर पराग प्राप्त कर फलों का निर्माण करता है कहलाता है। The process in which the stigma of a flower attached to the stamen of another flower form fruits by receiving pollen is called निषेचन, परागण, अंकुरण या फलों का निर्माण। और आप सब जानते होंगे इसका मतलब क्या है कि जहां पर एक फूल दूसरे फूल के पुंकेसर से मिलता है और जैसे ही वो टच करता है तो वहां पर परागण की क्रिया पूरी हो जाती है। मैंने आंसर दे दिया आपको। तो बिल्कुल, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। ए नहीं होगा, निषेचन नहीं बोलते इसको परागण बोलते हैं। राइट ऑप्शन फूलों में परागण होता है। देखेंगे एक बार, वह प्रक्रिया जिसमें एक फूल में वर्तिकाग्र दूसरे फूल या उसी समान फूल के पुंकेसर के पराग से प्राप्त करता है तो वो परागण कहलाती है। फूलों के पुंकेसर की सतह पर परागण लगने के बाद फूल पराग नली का निर्माण करता है जो बीजांड में अंड कोशिकाओं तक पहुंचता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल के तथा बीजांड फल के अंदर बीज के रूप में विकसित हो जाता है। तो देखेंगे ये हमारे जयांग है, पुमंग है और ये वर्तिका है। ये पराग यहाँ फूलों से लेता है वो और इसमें टच कर देता है तो वर्तिका में अंदर जाकर अंडाशय का निर्माण होता है जहां बीज बनता है, जिसमें फल बन जाते हैं, उसके बाद बीज बन जाते हैं। नमस्कार संगीता जी, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया होती है जब परागण के पुंकेसर टच होते हैं तो उसको बोलते हैं परागण। बढ़िया। एक और सवाल, इनमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन संसार की पूरी जैव विविधताओं स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए जिम्मेदार है? Which of the following international organization is responsible for collecting information on the status of the world's entire biodiversity? UNESCO, UN, WTO, ICUN और ILO। इनमें से कौन सा आपको लगता है सही जवाब है? यूनेस्को। बहुत बढ़िया, यहां पर मुझे जवाब मिला है यूनेस्को और मुझे उम्मीद है यूनेस्को जवाब देने के लिए आप बहुत ही आतुर हैं। ऑप्शन बी भी मिल रहा है। कैसे विकल्प क्लासेस, आपका स्वागत है सर। ए यानी आपने कहा यूनेस्को, तो यूनेस्को जवाब मुझे मिल रहा है काफी। सी जवाब देने की कोशिश हो रही है मुझे IUCN, और जिन्होंने कहा है पता नहीं कौन है, मैं बता देता हूं। राइट ऑप्शन एकदम सही कहा श्री राम ने, दैट इज IUCN। ये सब ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हैं और शायद आपको याद है रेड बुक तो सुना होगा आपने, रेड डेटा बुक सुना है? रेड डेटा बुक, जहां पर विलुप्त प्रजातियों की जो प्राणी हैं उनको नोट किया जाता है, जो विलुप्त प्रजातियां उनको नोट किया जाता है, वो इसी में होता है। अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इसको नोट कर लीजिएगा। विश्व भर के पौधों और जीव जंतुओं की सूचना एकत्रित करता है तथा उसके अनुसार संकटग्रस्त प्रजातियों की एक सूची तैयार करता है। जैसे एक सींग वाला गेंडा,
चीता और बड़ा पांडा जैसे जानवर IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हैं। तो आपने देखो रेड डेटा बुक मैंने बताया था आपको, पेपर में आया था रेड डेटा बुक, हाँ याद आया रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक भी इन्हीं के द्वारा मेंटेन की जाती है, तो समझ पेपर में आया था रेड डेटा बुक, इसलिए इसको रखा है। UNWTO का अर्थ है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ये पर्यटन के बारे में बात करता है। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे जो लेबर हैं उनके नियम बनाता है, उनके अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में इसको बोलते हैं। यूनेस्को का अर्थ होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी यूनेस्को वो सब जितनी भी कल्चरल चीजें उनके बारे में बात करती है, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो ये सब संगठन अलग अलग हैं, इनको समझने की बात करेंगे और जानने की बात करेंगे। राइट ऑप्शन समझ में आ गया होगा, तो राइट ऑप्शन लगा दे, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IUCN। एक और सवाल, बच्चों में खेलने से क्या नहीं होता? What happens when children play? क्या नहीं होता? What happens when children didn't play? Not play कर देते। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहयोग, व्यवहारात्मक बाधाएं। तो लेट्स सी, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। और यहां पर क्या बात है, सबने कहा है बिहेवियरल बैरियर्स जो हैं वो नहीं होते। क्या बात, अरे वाह, बहुत बढ़िया, तालियां भाई आप लोगों के लिए। तो यानी आप लोग तो बड़े चतुर हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आज जवाब दे रही हैं, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शारीरिक विकास होता है खेलने से, संज्ञानात्मक विकास भी बच्चे का होता है, क्योंकि जब बच्चा खेलेगा तो उसका मानसिक शारीरिक दोनों विकास होते हैं। सामाजिक सहयोग की भावना थी, लेकिन व्यवहारात्मक बाधाएं जो है वो नहीं होती हैं, क्योंकि व्यवहारात्मक बाधाएं तो टूटती हैं ना, क्योंकि वो दूसरे से टीम में बात करता है, उनके सॉल्यूशन से लिखता है, सॉल्यूशन सीखता है। तो राइट ऑप्शन डी एकदम सही कहा है आपने, एकदम सही जवाब दिया है आपने। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2009 में जारी रिपोर्ट हमारे जल के भविष्य की रूपरेखा के अनुसार 2030 तक कितने प्रतिशत पानी की कमी होने की संभावना है? अभी 2030 आने वाला, 2009 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया था 2030 तक पानी इतना कम होने की संभावना हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ प्रोफाइलिंग द फ्यूचर ऑफ वाटर रिलीज इन द ईयर 2009, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी एक्सपेक्टेड बाय 2030? और हमें पूरा उम्मीद, पूरा विश्वास कि 2030 तक कितना आप हम बता सकते हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है। तो राइट ऑप्शन मिलेगा यहां पर ABCD के रूप में, और सबने कहा है सी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, 30% एकदम सही जवाब है, क्योंकि भविष्यवाणी यही की गई थी कि 2030 तक जो है 30 मतलब 30% पानी कम हो जाएगा पृथ्वी पर। जितना हम पानी बहा रहे हैं, जितना पानी बर्बाद कर रहे हैं, मैंने देखा होगा कई बार पानी को बहुत ज्यादा वेस्ट किया जाता है। आप देखते होंगे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं, अगर किसी को भैंस को नहलाना है, पशुओं को नहलाना है, तो वो सबमर्सिबल ऑन करता है और वो पानी चलता रहता है, जब तक वो भैंसों को मसलता है तब तक उसका पानी चलता रहता है, वो चाहे 50 लीटर बहे चाहे 100 लीटर बहे। तो ये हमें इसको रोकने की आवश्यकता है, इसलिए जल के प्रति बहुत जागरूकता जरूरी है, जिससे कि आप समझें और चीजों को जानें। तो 30% तक कम हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। हमें अपने भोजन में निम्न में से किसके अनुसार खाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग शुड वी ईट आवर फूड? पसंद के अनुसार। भाई पसंद के अनुसार तो मुझे क्या खाना पसंद है? पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, सीजलर, मुझे तो ये पसंद है। और याद रखिएगा, जितनी भी आप चीजें खाएंगे, जितनी भी जीभ को टेस्ट लगेंगे ना चीजें, उतनी नुकसानदायक होती है, आप समझ लीजिएगा। जितनी आपको टेस्टी लगती है ना खाने में, ओ माय गॉड, हाँ जीभ ने पानी डाल दिया, बर्गर है ना, तो वो सब नुकसानदायक है। जितनी भी चीज खाने में कसैली और कड़वी होती है, उनमें फायदा मिलता है। आप जैसे नीम के पत्ते खाओ, करेला खाओ, लौकी खाओ, आप टिंडा खाओ, तोरी, इनको खाना पसंद नहीं करते हैं और उन्हीं में फायदे हैं। तो राइट ऑप्शन भूख के अनुसार नहीं, पेट के आकार में। तो मेरा पेट कितना बड़ा, 2 फीट का, तो 2 फीट थोड़ी खा लूंगा उसमें। शारीरिक के पोषण, बिल्कुल, यानी जिसमें आपको शरीर के पोषक तत्व मिले, आपको उनके अकॉर्डिंग खाना चाहिए। रूल तो यही कहता है, लेकिन हम ऐसा फॉलो नहीं करते हैं। हम जाएंगे, हम तो आज पिज्जा ही खाएंगे जी। हाँ, तो बात समझ में आ गई। तो राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर डी, शरीर के पोषण तत्वों की आवश्यकता अनुसार। अगर आपको जिन तत्वों की आवश्यकता है, बैलेंस डाइट वही होती है जिसमें आपके सभी शारीरिक पोषक तत्वों को ध्यान में रखा जाए, आपकी आयु को, स्वास्थ्य को, इन सबको ध्यान में रख के चीजें दी जाती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, पकाए गए भोजन को फ्रिज में लंबे समय तक सुरक्षित रखने में क्या सहायता करता है? टू प्रिजर्व द कुक्ड फूड इन द रेफ्रिजरेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हाट हेल्प? भोजन में नमी की मात्रा, कम मात्रा, भोजन में नमी की अधिक मात्रा,
प्लाज्मोलिसिस द्वारा जीवाणुओं की हत्या, सूक्ष्म जीवाणुओं का निष्क्रिय होना। तो इनमें से अगर आप जैसे खाना उबालकर फ्रिज में रख देते हैं, वो लंबे समय तक चल जाता है, ऐसा क्यों होता है? कहानी ये है। तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? और ऑप्शन क्या बात है, प्लाज्मोलिसिस बेकार हो गया। ऐसा क्या कर दिया आपने, इतना गलत कर रहे हो सब भाई, लाइक वाइक करते रहो, लाइक इतना 50% करे सो कैसा चलेगा। और यहाँ पर डी 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 की लाइन लगा दी आपने, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत थी से जवाब मिलते हैं आपके, डी ऑप्शन दिया है आपने। तो आपको बता दें, जब भी हम फ्रिज में कोई भी चीज उबाल कर रखते हैं तो उसमें उसके बाद सूक्ष्म जीवाणु बन जाते हैं जो सक्रिय होकर खाना को खराब करते हैं। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ये ठंडी में सक्रिय नहीं होते। जैसे आप ठंड में अकड़ जाते हैं, अब सर्दियां पड़ेंगी तो सर्दियों में आप भी सिर्फ रजाई में चुपचाप कोने में पड़े रहेंगे, बाहर मुंह भी निकालेंगे, है ना। तो वो क्या होता है, वो निष्क्रिय है उस समय। आप ऐसी जीवाणुओं का होता है कि अरे भैया बहुत ठंडी है, अपने कोने में चुप पड़े रहो, जब आएगा बाहर गर्मी का मौसम तब बाहर निकल आएंगे, है ना। तो इसीलिए सूक्ष्म जीवाणु निष्क्रिय हो जाते जिससे कि वो खाने को खराब नहीं कर पाते। यही प्रॉब्लम है और यही फ्रिज में रखने का फायदा है। ओके, सुवर्णा दावले, जिम जाना, अरे मैं जिम करके भी आ गया, मैं तो जिम कर भी लिया। अब आप जाएंगे? ओके, अब जाओ, मैं कर चुका हूं। तो समझ में आ गई बात। राइट ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया था, एकदम आपने सही कहा, ऑप्शन नंबर डी के आपका सवाल सही है। सपना ने अपने चिकित्सक को बताया कि उसे पिछले 1 माह से थकान महसूस कर रही है, धीरे धीरे उसकी भूख व शरीर का वजन भी कम हो रहा है। उसके चिकित्सक ने उसे निम्न में से किस से भरपूर भोजन खाने के लिए कहा होगा? लोहा और विटामिन बी, लोहा और विटामिन B12, विटामिन B12 और सोडियम, विटामिन B9 और पोटेशियम। अब देखेंगे आपका जवाब कितना बढ़िया आता है। सवाल को समझिएगा, क्या कहा होगा डॉक्टर ने उसको कि बेटा तू ये खा तो तू बढ़िया हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। और इसमें राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? हाँ, और उनको क्यों, और माइक्रोब को ठंडी क्यों नहीं लगेगी अभिषेक? राइट ऑप्शन क्या आपने दिया है मुझे? बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। ए और बी में आपकी थोड़ी सी फाइट सी हो गई है। समझना जरा बात को, आपके अंदर थकान है, आपको कमी है, क्या आपको नींद नहीं आती है? क्या आपका वजन कम हो रहा है? तो आपके अंदर खून की कमी है, तो आपको बीमारी है रक्तचापता, रक्त अल्पता, आपको एनीमिया की बीमारी है ना। ये सब किसके लक्षण है? ये एनीमिया के लक्षण है। और एनीमिया क्या होता है? इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन का कम होना। अब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसका मतलब क्या है कि आपको जो आयरन वाली, जो आपके शरीर में आयरन को सप्लाई करती हैं, उन ग्रंथियों का निष्क्रिय हो जाना, उन पॉइंट्स का निष्क्रिय हो जाना। जब वो निष्क्रिय हो जाएंगे तो आपको क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो आपको क्या लोहा चाटना पड़ेगा, है ना। तो लोहा चाटना नहीं पड़ेगा, लोहा खाना पड़ेगा। जब वो लोहा को खाएंगे तो वो किससे खाएंगे? उसमें क्या वो कमी कौन सी पूरी करेगा? वो आपको विटामिन B12 चाहिए उसके लिए। तो आप सभी चीजों को लिंक कर सकते हैं। और समझिएगा, थकान, भूख न लगना, वजन कम होना स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि रक्ताल्पता है। रक्ताल्पता में हीमोग्लोबिन का उचित निर्माण नहीं होता, जिसके कारण शरीर में विटामिन B12 और लोहे की कमी हो जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाले रक्त की क्षमता कम हो जाती है और वह थकान महसूस करती है। इसके साथ साथ आपको बता दें, रुद्रमणिका या हीमोग्लोबिन वर्तनी में हीमोग्लोबिन और संक्षिप्त में HB या HGB की लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ अपवृषवंशियों में ऊतकों में पाया जाने वाला लोहयुक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। जो इसकी बनावट इस तरह की होती है, जो लोहा ले जाता है, लोहा लाता कमर पर चलता है आगे। और इसको अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द होल ब्लड इज एक्सप्रेस इन ग्राम पर डेसीलीटर, GDL, इसको G पर DL बोलते हैं, ग्राम पर डेसीलीटर, याद रखिएगा। और इसमें 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रीवियस ईयर में हीमोग्लोबिन पर कि एक ह्यूमन में मेल और फीमेल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, रक्ताल्पता कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल जो मेल है उनमें 14 से 18 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और जो फीमेल है उनमें 12 से 16 होना चाहिए। तो शायद आपको प्रश्न याद आ गए होंगे पिछले वाले जो मैंने पढ़ाए थे। ये लोग कुछ नहीं करना, 2 लोहे की कील ले लो, ना चापते रहो, बस सब कुछ सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर है? हाँ, मैंने टिल्लू को बताया था, आज तक लोहे की कील लेके घूमता है, जब भी जाता है थोड़ी सी काट के चबा लेता है। तो आपके दांत मजबूत होने चाहिए, बस इतने। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आपको आयरन से भरपूर चीजें खानी चाहिए, आपको पालक खाना चाहिए, आपको विटामिन B12 खाना चाहिए, आपको दूध खाना चाहिए, ये सब दूध पीना चाहिए, ये सब चीज होंगी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसको नोट कर लिया जाए मिलॉर्ड कि ये सवाल सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2 बार कि एक बच्चा X है, Y है, उसकी उम्र इतनी है, तो उसको रिपोर्ट सबमिट हुई तो उसका हीमोग्लोबिन 10 था, एक का 12 था, तो कौन सा सही है इनमें से? तो हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए स्वस्थ आदमियों में? जितने भी यहाँ मेरे साथी पुरुष हैं, समझ लो आपका हीमोग्लोबिन 14 से 18 होना चाहिए। और जितने भी मेरे साथ दोस्त हैं, महिलाएं और जो बच्चे हैं और बहनें हैं, उन सब में 12 से 16 होना चाहिए। ठीक है ना। हालांकि मेरा एक बार ब्लड नहीं लिया था क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन 18.7 था, वो मुझे छोड़ दिया, तो ब्लड नहीं लेंगे हम,
बात समझ में आगे आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, निम्न में से किसका संबंध मलेरिया से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मलेरिया? मलेरिया भी सवाल आया है ना, ये सारे सवाल पेपर में आ चुके हैं, उन्हीं से हम और सवालों को निकाले हैं, क्योंकि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इन सब पर सवाल आ चुका है। ऐसे भी ठीक है ना। तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। हीमोजाइन नामक विष से, लीवर की कोशिकाओं की हानि से, लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना, या सफेद रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम परजीवी। तो देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलता है इसके लिए। मलेरिया की अगर मैं बात कर दूं, सर्दी खांसी या मलेरिया हुआ, इसको चिकनगुनिया हो गया। चिकनगुनिया में क्या होता है, लाल रक्त परेशान कर देती हैं। तो बात देखेंगे, हम देखेंगे क्या होता है आपका जवाब जी। तो लेट्स सी जी, तो जवाब पर प्रतिक्रिया बन रही है आपकी जी। सफेद रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम परजीवी, और आपका जवाब बहुत बढ़िया, प्लाज्मोडियम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सत्यम। दैट इज प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये सफेद रुधिर कणिकाओं को कष्ट तो नहीं पहुंचाता, लेकिन लाल रुधिर कणिकाओं को उनको कट 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 कर तोड़ देता है। तो लाल जो रक्त क्लोस्ट्रिडियम है उसकी उपस्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है। यह परजीवी लीवर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी हमला नहीं करता है, जिसके कारण वो टूट जाती हैं, और रक्त कोशिकाओं को टूटते समय हीमोजाइन नामक एक विषाक्त जो पदार्थ है वो निकलता है, जिसके कारण ठंड से बुखार आ जाता है ना। और बुखार तेज होता है। मलेरिया के लक्षण तो आप जानते होंगे ना, सर दर्द होना, जी मिचलाना, ये सब इसमें आता है, जैसे बता देते हैं। तो रक्त प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी की उपस्थिति को दर्शाती है कि व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है। परजीवी लीवर और लाल रक्त कोशिकाओं सफेद पर नहीं पर हमला करता है, जिसके कारण वो टूट जाती हैं। रक्त कोशिकाओं में टूटते समय हीमोजाइन नामक एक विषाक्त पदार्थ निकलता है, जिसके कारण ठंड के साथ बुखार आ जाता है और माध्यम से तेज हो जाता है। मलेरिया के दूसरे लक्षण है सर दर्द, तेज बुखार, उल्टी आदि। और आपको पता है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, कौन सा गैंग लेता है? इस मलेरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ये वाला गैंग, जिसका नाम है एनाफ्लीज। ये एनाफ्लीज मच्छर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं हूं इसका मालिक, हमला मैंने किया है। तो मलेरिया के परजीवी का वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित होते हैं, जिससे रक्तहीनता, एनीमिया के लक्षण उभरते हैं। चक्कर आना, सांस फूलना, द्रुत नाड़ी आदि इसके साथ हो जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शिवम, वेरी गुड, समझ में आ गया। हाँ मादा एनाफ्लीज, मादा बड़ी खतरनाक है भैया, बच के रहना, काट लेंगी। एक और सवाल है, ए ट्रेवलर प्लान टू गो फ्रॉम गुजरात टू हैदराबाद, फ्रॉम विच एयरपोर्ट डज ही टू टेक ऑफ एंड वेयर विल ही लैंड? एक यात्री ने गुजरात से हैदराबाद जाने की योजना बनाई, उसे किस हवाई अड्डे से उड़ान भरनी होगी और कहां उतरना होगा? छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजा झांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेगमपेट हवाई अड्डे से वल्लभ पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेगमपेट हवाई अड्डा? अब आपका जवाब क्या होगा देखेंगे। यानी अब आपको क्या करना है, आपको पता तो होना चाहिए रूट कौन सा होगा, कहां से कहां जाएगा, लेकिन आपको अब अंतरराष्ट्रीय अड्डे के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा है भैया अंतरराष्ट्रीय अड्डा। और क्या बात है, सब लोग हैदराबाद आते जाते रहते हो क्या? अब भैया ये लाइक वाइक कर दो, ये लाइक करने में इतनी कंजूसी काहे करते हो भैया? मैं लाइक करने में कोई पाप थोड़ी लग जाएगा, लाइक अपना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं खून नहीं मांग रहा हूं। लाइक कर रहे हो कि मैं एनाफ्लीज को भेजूं तुम्हारे घर? है भैया, लग रहा मुझे लाइक ऐसे नहीं मिलेगा, मुझे एनाफ्लीज को ऑर्डर देना पड़ेगा, एनाफ्लीज निकल के बाहर पहुंच जाए सबके घर, जो लाइक ना करे उसको काट के आ जाइयो है। चलो बता देते हैं, आई एम जस्ट जोकिंग। तो सवाल समझिएगा, इन सब अड्डों में समझ लो, पहला इसका सही जवाब दिया आपने एकदम, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय अड्डा कहां पर है? गुजरात में है, ठीक है ना। और हैदराबाद में है बेगमपेट हवाई अड्डा, बिल्कुल सही बात है। तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं, ये हमारा गुजरात है, जहां पर अहमदाबाद में हमारा हवाई अड्डा है, जिसको बोलते हैं जी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये हमारा हैदराबाद है, जहां पर है बेगमपेट। यहां से यहां उसको आना है। इसके साथ साथ तो बाकी हवाई अड्डों के बारे में बता देता हूं मैं, जैसे पीछे लिखा था, ये छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो मुंबई में है, ये मुंबई का हवाई अड्डे का नाम है, ठीक है ना। और ये जो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय, ये है आईजीटी इंदिरा गांधी टर्मिनल 1 टर्मिनल, ये न्यू दिल्ली में है, इसको न्यू दिल्ली में। और ये राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय अड्डा, ये अमृतसर में पंजाब में है। इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आ जाए पेपर में। तो छत्रपति शिवाजी अड्डा कहां पर है? मुंबई में। राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय अमृतसर पंजाब। इसके साथ इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। सांसी बता दिया मैंने, बेगमपेट
कहां पर है? हैदराबाद का है और वल्लभ भाई पटेल गुजरात का है। क्लियर है? बात समझ में आ गई जी? मैं तो अरे इलू मैं बताता हूं, समझो समझो मेरी बात को भाई। अगर आप बात कर रहे हैं फ्लाइट का, फ्लाइट से अच्छा सफर ऑटो का है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मैं बहुत बार फ्लाइट में गया हूं, बहुत ही अनकंफर्टेबल मेरी फ्लाइट रहती है। मैं तो ऑटो में ज्यादा खुश रहता हूं। ऑटो में बैठो, खुल के तो बैठ जाओ, नहीं तो ऐसे 3 घंटे तक ऐसे बैठ के जाना पड़ता है जहां भी। हालांकि यहां से दिल्ली 3 घंटे का सफर होता है लगभग, तो ऐसे ही बैठे रहोगे बिल्कुल, बस ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे नहीं कर सकते। पड़ोस वाले के टच होगा तो हो सकता है 2-4 सुना दे, ठीक है ना। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर है, घर पर भोजन को अलग करने की निम्न विधियों में से किस विधि का प्रयोग बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करने के लिए किया जाता है? ये सवाल भी पिछली बार इस तरह का पूछा गया था, आपको याद होगा। जहां पर मैंने इसमें इंग्लिश गलत टाइप हो गया था, मुझे हल्का सा याद है कि ये सवाल जो था इस तरह का सवाल ये नहीं था, इस तरह का सवाल था जो पूछा था हमने, और जहां पर उसमें इंग्लिश जो है मिसप्रिंट दूसरे क्वेश्चन की प्रिंट हो गई थी। तो देखेंगे सवाल क्या है, अवसादन, फटकना, ताड़ना, थ्रेसिंग या छानना, इनमें से कौन सा आप यूज करेंगे? कमेंट नहीं मिल रहा है मुझे आप लोगों के, कमेंट वहां कहां गए? बी फटकना, फटकने से बड़े कणों को छोटे कणों से अलग करने को किया जाता है, यह आपसे पूछा गया सवाल है। तो बड़े कणों को छोटे कणों से किया जाता है अलग, और आप देंगे सही जवाब। ओ माय गॉड, तो ये कह रहे हैं बी फटकना। अरे भैया, माना कि ताई फटक रही थी बैठ के अपने सूप में गेहूं, लेकिन वो बड़े कणों को अलग नहीं करते, वो भूसी को निकालने के लिए किया जाता है। हाँ स्वाति याद है ना, फोटो से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, वो क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया था उस समय। राइट ऑप्शन है भैया छानना। अरे छानने का प्रयोग करते हो भाई, छोटे कणों को। आप गेहूं से आप तिल निकालते हो, बलूरी आ जाती है खेतों में जो खरपतवार होते हो, कैसे निकालते हो? वो छन्ने में छान के तो निकालते हो, फिल्टरिंग बोलते हैं उसको। क्या बात कर रहे हो? फटकने से क्या होता है? फटकने जो उसके अंदर भूसा है उसको निकाला जाता है। तो बड़े कणों को छोटे कणों से अलग अलग करते हैं, उसको बोलते हैं छानना, फिल्टरिंग बोलते हैं उसको। राइट ऑप्शन डी होना चाहिए। कहां हैं आप आज? क्या बात है, सुबह सुबह के चाय कॉफी नहीं पी है? छानना बड़े कणों में से छोटे कणों को अलग करने की प्रक्रिया, जिसमें एक छननी के से गुजरना होता है, जिसमें विभिन्न आकार की होती है। उदाहरण के लिए आटे से छोटे छोटे गेहूं छोटे छोटे पत्थरों को अलग करना, ठीक है ना, इसको छानना बोलते हैं। या आप आटे से भूसी को निकालते हैं, छान के निकालते हैं। अरे भैया भोजन की मतलब ये भोजन अधपका का कच्चा भोजन है। भोजन की बात करोगे, भोजन को फटक के कैसे निकालोगे? भोजन को फटक के कैसे निकालोगे? मतलब घर पर जो भोजन है, भोजन मतलब है पका हुआ हो या कच्चा हो, भोज्य पदार्थ तो है ही। सत्यम बात समझ में आई? तो आप इसमें जो खाने की जो उनको भोजन तो बोला जाएगा, भोजन बोले ना, रोटी आपको दे दी बनाने की, ठीक है ना। हाँ हाँ छलना होता है, हाँ छलना होता है, वो छलना वाला ही लगेगा इसमें, क्योंकि ये भोजन को अलग करने की, यानी घर पर जो हम खाना है। अब इसमें अनाज बोलते तो आप सीधा सीधा कर देते, अगर मैं इसमें लिखता कि अनाज बोलूं तो अनाज को तो आप सीधा कहते, छान के निकालते, इसलिए भोजन रखा गया है, ठीक है ना जी। आगे बढ़ते हैं। किसान अपने खेतों के पास मधुमक्खियों को क्यों पालते हैं? आप सभी जानते हैं मधुमक्खी बहुत ही लाभदायक है हमारे खेतों के लिए, खेती बाड़ी के लिए। तो क्या है, वाई डू द फार्मर्स कीप्स बीज नियर द फील्ड? अतिरिक्त आय के लिए, परागण के लिए, फूलों में शहद को कम करने के लिए, शाकाहारी पशुओं से सुरक्षा करने के लिए। अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं शाकाहारी पशुओं से सुरक्षा, मधुमक्खी कैसे सुरक्षा करेगी? या तो हर एक आदमी को वहां लाके डंडी लेके जाना पड़ेगा, और उस जहां छत्ता उसमें डंडी ऐसे मारनी पड़ेगी बार बार जा करके, तो वो उनको काट लेगी तो साथ में तुम्हें भी काटेगी, तो ये तो गलत हो गया ना, इसको तो गलत कर दे। फूलों में शहद को कम करने के लिए, देखो फूलों में शहद को कम करने के लिए, फूलों में शहद कहां होता है? फूलों में तो पराग होता है, उस पराग को वो चूस के शहद बनाती हैं और उस शहद को बेचा जाता है। तो यानी अब इसमें फायदा क्या मिलता है? परागण की बात क्यों करें? कि जब मधुमक्खी एक फूल पर बैठती है तो उसके जो पैर हैं उनसे चिपक जाता है पराग, और वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, वो क्या होता है? निषेचन का काम करता है, पर परागण का काम कर लेता है। ये तो सही है। और अतिरिक्त आय के लिए किसान को क्या फायदा हो जाता है? जब वो उसके पास पालता है तो उससे दोनों हो जाता है, ये क्या होता है? एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि मधुमक्खी को शहद फूलों से मिल जाता है, किसान का परागण हो जाता है, और जो मधुमक्खी शहद बनाती है उस शहद को वो किसान बेच भी सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, एक और दो, दोनों। और बी ऑप्शन अगर आप दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो याद देखिएगा, ये मधुमक्खी है, इस तरह से फूलों से रस चूसती है। किसान अपने खेतों के पास मधुमक्खियों को पालते ताकि शहद और मोम बेचकर अतिरिक्त आय हो सके। इसके अलावा मधुमक्खियां परागण में भी सहायता करती हैं, जिससे किसानों के खेतों में फूलों को फलों में बदला जा सकता है आसानी से। राइट ऑप्शन मिला है, बहुत बढ़िया।
हाँ मतलब बिल्कुल विकल्प नंबर 2 एकदम सही पकड़े हैं आप। बच्चों की संख्या कम है यार, एक बार जरा जोर लगा के हईसा बोल दो और जरा लाइक कर दो और आगे बढ़ा दो। 83 बच्चे, लाइक इतना कम, अरे भाई क्या बात है, दुश्मनी निकाल रहे हो क्या सुबह माँ साहब से? अरे भैया लाइक वाइक करते रहो, इतनी भी, हाँ इतना भी गुस्सा सही नहीं है। जल्दी से लाइक वाइक मारो यार, और एक बार शेयर करके आ जाओ फटाफट जल्दी से। भाई ये कौन कौन है जो लाइक नहीं कर रहे हैं जी? भूलती हूँ, ये आपको भूलना इसलिए हो जाता है क्योंकि आप बार बार उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। भाई कौन कौन साथी हैं जो बिल्कुल इतना ऐसा काम कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? वीजा फॉर इंडियंस नेशनल्स ट्रेवलिंग टू नेपाल, विच कंडीशन ऑफ वीजा इज वैलिड? नेपाल की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा की कौन सी शर्त वैध है, ये आपको बताना है। हाँ, कोई वीजा नहीं है, अग्रिम वीजा, वीजा इन एडवांस, वीजा पहुंचने के बाद वीजा लेना पड़ता है, या पहुंचने के बाद वीजा जो बिना किसी शर्त के साथ निःशुल्क है। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। निःशुल्क है यानी आपको वीजा लेना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है, वीजा पहुंचने के बाद मिलता है, आपको पहुंचने से पहले वीजा लेना पड़ता है, वीजा लगता ही नहीं है। तो यहां पर नो, कोनो वीजा नहीं लगता है, बिल्कुल सही बात कही है, कोई वीजा नहीं लगता है। आपको बता दें कि भाई वीजा आप जाते हैं तो वीजा नहीं लगता है नेपाल जाने के लिए। एक बार मेरा मन हुआ था, मेरा चाय पीने का मन था, हम 4 दोस्त थे, हमने बोले चाय पीने चलते हैं। हम पहुंचे, हम जब बरेली में रहते थे, हम बोले चलो चाय, बोले कहां, बोले नेपाल चलते हैं। तो हम चाय पीने के लिए गाड़ी स्टार्ट करी, नेपाल चले गए चाय पीने की, सुबह निकले शाम को चाय पी के नेपाल से वापस आए, कोई वीजा नहीं था। ठीक है ना, ये सत्य घटना पर आधारित घटना है, ये झूठ नहीं है, ठीक है ना, ये सत्य घटना है। ठीक है, हम 4 दोस्त थे, चारों निकल गए, ब्लॉग बनाया था हमने उसका। फिर तो कोई वीजा नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत और नेपाल की संधि हुई थी 1950 में। एक भारतीय नागरिक को नेपाल की यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1950 में शांति और मित्रता स्थापित करने के लिए बनी भारत नेपाल संधि के अनुसार दोनों देशों के बीच वस्तुओं और लोगों को स्वतंत्रता आदान प्रदान की जाती है। भाषण में आई? हाँ, चाय मिलती क्यों नहीं मिलती है जी? आगे बढ़े, चलिए। चाय यहां भी मिलती है, लेकिन उस दिन मन था कि चलो आज संडे का दिन है, हम एक जगह घूमने गए थे, वहां वो था एक गुरुद्वारा था, काफी फेमस है वो, तो वहां पर हम गए थे। वहां से नेपाल लगभग 70-80 किलोमीटर था। हम बोले चलो भाई चाय पीने नेपाल ही चलेंगे, नेपाल देख के आएंगे, बस चले गए। आगे बढ़ने का सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश? असम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा या असम, किसके साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता? और मैंने आपको बताया था, हाँ हाँ, ऐसे टेररिस्ट आ जाते हैं, मैंने बोला भी है। हाँ, नेपाली उठाते हैं, बताता हूं उसका रीजन, बताता हूं क्यों, एक मैं रियल घटना बताऊंगा आपको। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो, पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करता हूं, ये मैंने मैप पढ़ाया था ना कि भाई अगर आप मैप को देखो तो राइट हैंड पर बंगाल की खाड़ी, उधर ही बंगाल पड़ेगा। और बंगाल की खाड़ी में हम करते हैं, हम बगदिया चुगाना जाते हैं, GOAT की जगह WOAT लगाते हैं, याद है ना कि WOAT मैंने बताया था जब मैंने आपको नक्शा वाला चैप्टर पढ़ाया था, WOAT। तो वोट का मतलब क्या होता है? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, है ना, याद है ना, और आंध्र प्रदेश, याद आया कुछ? बिल्कुल बढ़िया बात है। तो देखो ये जो नक्शा आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये है वोट, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ आते हैं। और ये जो पश्चिम बंगाल है, ये पहले बंगाल का हिस्सा था, जो अब ये बांग्लादेश है, बंगाल का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसको तोड़ दिया गया और इस पश्चिम बंगाल एक तरफ रहेगा, उसको नया देश का नाम दे दिया, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। और आप देख पा रहे होंगे ये इंडिया में के मैप जैसा, ये देखो मैं दिखा रहा हूं, मैं कलर चेंज करता हूं पेन का, शायद आपको दिख जाए। ये जो आपको नक्शा दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो आपको देख पा रहे हैं जहां मेरा पेन चल रहा है, ये वाला, ये जो है ये भारत के जैसा, ये ना कुछ, ये क्या है, ये, हाँ, ये पूरा पश्चिम बंगाल है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, आपको अच्छे से दिख जाएगा, देख पा रहे होंगे, यहां पर दिख रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाला, ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल है, ये वाला पश्चिम बंगाल है इधर, और ये बांग्लादेश है। तो सबसे ज्यादा तो कहां से, यहां से चली पूरी बाउंड्री, देखो यहां से यहां तक पश्चिम बंगाल से लगती चली गई। ये ऊपर आसाम है, सॉरी सिक्किम है, और यहां पर देखें ये मेघालय, याद है ना, अरुण अरसीम गए थे मेघा के लिए अंगूठी ढूंढने नागमणि के पास, वो कहानी याद आई। तो ये है पूरा, और हालांकि लगती तो इसके साथ भी है, इसकी सीमाएं मेघालय के साथ, लेकिन वो कम लगती हैं, इतनी नहीं लगती जितनी लंबी पश्चिम बंगाल के साथ है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो मैंने समझा दिया आपको, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो पश्चिम बंगाल वह राज्य जिसकी सीमा सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ लगती है, 25,217 किलोमीटर की सीमा है, बाउंड्री जो कनेक्ट है, क्योंकि वो इसी का हिस्सा है ना। बात यह है क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ है,
ठीक है ना, बहुत बढ़िया जवाब है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं जी। हाँ, ये आपका सपोर्ट है भाई, कम से कम 100 से ऊपर पहुंचाया करो क्लास में, और लाइक भी कम से कम ज्यादा करा करो। पता नहीं क्या आप कितनी, मैं इतनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, और आपसे मुझे इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता कि आप मुझे एक एक बच्चा ला के दें और लाइक करते चलें। यदि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से परिस्थिति की स्वतंत्र के भौतिक रूप के बारे में पूछता है, तो उस अध्यापक को विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा तरीका चुनना होगा? अब ये पैडागॉजी शुरू हुई है, खतरनाक सेशन है, इसको समझिएगा पैडागॉजी को। If a student asks his teacher about the ecosystem, ask about physical form, what method should the teacher choose to answer the student's question? स्कूल में उसे एक एक्वेरियम दिखाना, उसे बताना कि हम एक परिस्थिति के तंत्र के अंग हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं बता दो, बताने से काम चलेगा? बच्चा बता के मान जाएगा? ये तो मैं बिल्कुल मना करता हूं, इसके तो बिल्कुल खिलाफ हूं, है ना। तो क्या करेंगे, आप बच्चे को ऑब्जर्वेशन करने के लिए दे सकते हैं। जैसे अगर आपने पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक रूप के बारे में पूछता है, तो भौतिक मतलब प्रेजेंट क्या है, तो वही प्रेजेंट में मछली आपके सामने रखी, एक्वेरियम जिसमें मछली रखते हैं, तो आपने एक्वेरियम दिखाया, बोला देखो बेटा ये मछली जल में रहती है, इसलिए मछली जल की रानी है। तो ये परिस्थिति बताने से काम नहीं चलेगा। ब्लैक बोर्ड पर आकृति बनाओगे, उसको रियल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। किताब में देगा चित्र दिखाओगे, बिल्कुल नहीं। उसको लाइव एग्जांपल दिखाओ ना, सामने मछलियां हैं तो ये इको तंत्र का भाग है, तो आप जब उसको रियल डायरेक्ट एक्सपीरियंस दोगे तो वो बिल्कुल एकदम सही होगा जी। मेंबर वाला टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर किए हैं, अब पता नहीं गुरुजी क्यों नहीं आप, अब चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो बताओ क्या पकड़ के थोड़ी लाएंगे। अब हम टिपिकल सरकारी मास्टर तो है नहीं कि बच्चे नहीं है तो 4 बच्चे विद्युत टांग उठा कर हाथ पकड़ कर लेके आओ। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है। बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। प्रभावी और रोचक शिक्षण में निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फैक्टर इन इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग टीचिंग? नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर, क्या टीचर को नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई। शिक्षक के अनुभव और कार्य अनुभव पर डिपेंड करता है कि बच्चों को रोचक कैसे बनाएगा शिक्षण को। अध्यापक रणनीति एवं सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है, यानी अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएगा और वो कौन कौन से सिद्धांत का पालन करेगा, ये भी जरूरी है। अध्यापक छात्र संबंध, तो क्या आवश्यक नहीं है? विद्यार्थी के ज्ञानात्मक कौशल, ये भी आवश्यक है, तो क्या नहीं आवश्यक है? अध्यापक छात्र संबंध। अगर बच्चे को आप किसी भी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो यहां पर आपको ज्ञान चाहिए, आपको तरीका चाहिए, लेकिन क्या होगा, शिक्षण विद्यार्थी के ज्ञानात्मक कौशल को प्रभावित नहीं होना चाहिए। बस कुछ भी हो, इस बात को समझ रखिएगा। तो अध्यापक के जो संबंध है जी, डी ऑप्शन मिल रहा है मुझे। विद्यार्थी ज्ञानात्मक कौशल की बात हो रही है, वो कुछ कह रहा जी, देखते हैं जवाब। ज्ञान तो होना चाहिए भाई, क्या पढ़ रहे हैं आप, देखिए एक बार कमेंट जी। जी राइट ऑप्शन क्या मिलेगा, डी या सी, बताओ। राइट ऑप्शन डी लगा दें। सी और डी में लड़ाई हो रही है, सी और डी में लड़ाई हो रही है भी दोनों की आपस में। क्या करें, देखो समझने की कोशिश कीजिए। जब आप बात कर क्या नहीं होना चाहिए, नहीं की बात हो रही है, तो शिक्षण विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक कौशल से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि उनको कितना कौशल आता है, समझने की कोशिश करो भाई। छात्र संबंध जो हैं वो तो जब अच्छे संबंध होंगे तो बच्चा और रोचक तरीके से पढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे और आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, तो विद्यार्थी के जो ज्ञानात्मक कौशल है, यानी जो उसके कॉग्निटिव स्किल्स हैं, वो आवश्यक नहीं है कि बच्चे को कितना, भाई फॉर एग्जांपल आपने कॉग्निटिव स्किल चेक करे, भाई तू तो बिल्कुल जड़ बुद्धि है, तुझे नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, तो गलत होगा ना। तो मतलब विद्यार्थी के जो ज्ञानात्मक कौशल हैं, जो उसके कॉग्निटिव स्किल्स हैं, वो आवश्यक नहीं होते कि उसको कितना ज्ञान है। अगर आप टीचर के बारे में बात हो रही है ना भाई, प्रभावी शिक्षण में शिक्षण कौन करा, टीचर। तो बच्चों से कोई मतलब थोड़ी, अगर बच्चा आपकी क्लास में मंद बुद्धि या अल्प बुद्धि आ जाएगा तो नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाना पड़ेगा ना, कराना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें विद्यार्थी ज्ञानात्मक कौशल नहीं करते, चाहे बच्चा किसी भी लेवल पर है, आप उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने शिक्षण को रोचक बनाने के लिए आप इन तीनों कामों को जरूर करेंगे, ठीक है ना। राइट ऑप्शन डी एकदम सही बात है जी। एक और सवाल। एक अध्यापक को पता लगता है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी को वर्तनी, लिखाई और पठन में कठिनाई है, वह विद्यार्थी किससे पीड़ित है? A teacher find that student in his class has difficulty with spelling, writing and reading. Oh my God, ये सब चीज इसमें आ गई भाई, तो इसका मतलब क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? अलेक्सिया, शब्दों को समझने में कठिनाई से, मैंने लिख दिया है। स्वैलीनता, ऑटिज्म, पढ़ने लिखने में कठिनाई, डिसलेक्सिया, भीड़ में असंगत भय, एग्रोफोबिया। तो आपका जवाब तो सबको पता होगा, तारे जमुआ, बहुत बढ़िया, तारे जमीन पर। देखो आ गए हैं तारे जमीन पर, और इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी। इसलिए मैंने साथ में लिख भी दिया है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि शब्दों को समझने में जब बच्चे प्रॉब्लम करता है उसको बोलते हैं अलेक्सिया। अलेक्सा सुना, एलेक्सा प्लीज, एलेक्सा प्लीज प्ले म्यूजिक,
ओके प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, वो ऐसे करती है अलेक्सा। तो मतलब क्या, शब्दों में समझने में कठिनाई, उसको समझ में नहीं आता, बोलोगे अलेक्सा प्ले द सॉन्ग दिस मूवी, वो कुछ और प्ले कर देती है, यानी शब्दों को नहीं समझ पाती है। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, एलेक्सा तो सुना होगा ना आपने, एलेक्सा तो सुना होगा ना, बहुत नॉर्मल है एलेक्सा। स्वेलिंग द ऑटिज्म। इसके बाद पढ़ने लिखने में कठिनाई, आप जानते हैं अगर बच्चा पढ़ने लिखने में कठिनाई करता है उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। और भीड़ में असंगत है, बच्चा क्या होता है कि भीड़ में जाने से डरता है, भीड़ में नहीं जा पाता, बोल नहीं पाता, असहज महसूस करता, उसको बोलते हैं एग्रोफोबिया। एक और सवाल, व्हाट डज कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंट इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन। बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी क्वेश्चन इसमें जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको किसी भी में मिल सकता है, किसी भी पार्ट में, ईवीएस में मिल सकता है आपको, ये मैथ में भी मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपको हिंदी में, अंग्रेजी, किसी में भी मिल सकता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। अधिगम के लिए आकलन का, अधिगम हेतु आकलन का, अधिगम में आकलन का, अधिगम का आकलन, और आपको जवाब देना है। ये सब बहुत अच्छे टर्म है और ये सवाल बहुत ज्यादा आपको परेशान भी करता है जी। देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। तो इस चारों चीज आपको पता है। ए, ओ माय गॉड, इतना बढ़िया जवाब कैसे दे दिया, बहुत ही खराब जवाब है, कैसे करेंगे आप। और ये लाइक सिर्फ 69 पर रुक गए हैं, क्यों भैया, मतलब बार बार बोलना पड़ेगा क्या, अभी किसी को बुलाना पड़ेगा क्या लाइक कहने के लिए, बार बार का लाइक करते रहो। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो आप लोग, क्या किया जाए। राइट ऑप्शन नहीं होगा। देखो समझो, जब आप बात, पहले इसका मीनिंग समझो, अगर आपको मीनिंग समझ में आएगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन के दो मीनिंग है। सतत मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जो किसी फिक्स्ड इंटरवल पर किया जाता है, कंटिन्यूअस, यानी 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। और याद रखना, फिक्स्ड यानी कंटिन्यूअस जो वैल्यूएशन होता है वो क्लास बेस्ड होता है। जितने भी क्लास में अब एक्टिविटी कराते हैं उनका जो होता है उसको बोलते हैं क्या, हाँ अभी 18 बाद में पूछना, श्री राम लास्ट में रुकना, मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं क्लास बेस्ड, जिसमें बच्चा क्लास में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है बच्चे की ओवरऑल 360 डिग्री क्या वो करता है, क्लास बेस्ड यानी सतत प्लस एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज, खेल में कैसा है, नाचने में, डांस में कैसा है, संगीत में कैसा है, कंपटीशन में कैसा है, क्रिकेट में कैसा है, बिहेव में कैसा है, डिसिप्लिन में कैसा, ये सब मिलकर के उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, उसको बोलते हैं हाँ कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है ना। और कॉम्प्रिहेंसिव के आधार पर हम उसको क्या करते हैं, फाइनली वैल्यूएट करते हैं। अधिगम के लिए आकलन का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं रचनात्मक आकलन, एफ। अधिगम के लिए यानी आप बच्चों को पढ़ाने के लिए या बच्चों को समझाने के लिए आप क्या क्या और पढ़ाएंगे, दैट इज अधिगम। हेतु आकलन, अब आकलन के लिए अब यानी आपको पेपर में क्या क्या देना उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना, ये भी एफए का पार्ट आ जाएगा। अधिगम में आकलन, ये भी आपका अधिगम में आकलन, ये भी एफए का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अधिगम का आकलन यानी आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो आपने पढ़ा दिया है उस पूरे का आकलन करना, तो वो होता है व्यापक का मतलब। बात समझ में आ गई, डी ऑप्शन लगा दें तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 1 घंटे का लगभग होता है, समझ में आ गया कि नहीं। अभी भी कितना कहने के बाद भी 2 लोगों की उंगली चली है लाइक पर, और इतने सारे बच्चे क्लास में। अरे भाई इसमें कोई पाप हो जाता है क्या, मैं एक बात से बड़ा कंफ्यूज हूं, सब लोग बताओ, ये लाइक करने से क्या कुछ पाप हो जाता है या कुछ बात बिगड़ जाती है? मैं यही नहीं समझ पाया आज तक। मैं तो जो मुझे अच्छी लगती लाइक कर देता हूं। अच्छा अच्छा, अब समझे हम, क्लास अच्छा नहीं लग रहा है आपको, उसका मतलब राइट ऑप्शन समझ में आ गया है। और ये सारा उसे समझ लो, ये बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन मिलेगा पेपर में आपको, ये सतत और व्यापक पर, और ये अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन का मतलब क्या होता है। एक और बढ़ते हैं, एक और सवाल, कक्षा में यात्रा विषय का प्रारंभ करने के दिन में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। कक्षा में आप यात्रा विषय का प्रारंभ करने के दिन में कौन सी सबसे उपयुक्त विधि होगी, बताइए। विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक ट्रेवल इन क्लास। हवाई जहाज और रेलगाड़ी के प्रतिमान दिखाना, परिवहन के विभिन्न साधनों का उदाहरण देना, ब्लैक बोर्ड पर परिवहन के विभिन्न साधनों का डायग्राम बनाना, बच्चों से स्कूल में आने जाने और ट्यूशन पर जाने के माध्यम के बीच पूछना और बाद में शिक्षक द्वारा समझाना। तो आपका जवाब क्या मिलेगा और आपका जवाब क्या मिलेगा, देखेंगे आपका जवाब में क्या मिलेगा। आप बहुत समझ गए होंगे आप, जब मैंने कहा ना, जब भी आप बात करते हैं, जब भी आप बात करते हैं, हाँ लग रहा है उनकी उनके हाँ ऐसी लग रहा है। अरे तूने उस मास्टर को लाइक क्यों दे दिया, ये लाइक तो मुझे चाहिए था फेसबुक पर, तू वहां बांट के आ गया। वो तो अच्छा है, शुक्र मनाओ। एक बात बताऊं आपको, आप शुक्र मनाओ कि लाइक लिमिटेड नहीं है कि आपको दिन में एक ही लाइक मिलेगा वही करना है, नहीं तो कोई नहीं करता, नहीं तो सबकी वो वाली नाराज हो जाती। अरे अरे निब्बा,
तो अपना लाइक उस मास्टर को दे के आ गया, मुझे नहीं दे सकता था क्या? तो ये कहानी चला करती। वो तो शुक्र हम सेफ हैं कि लाइक को किसी मनी कितने भी कर लो, ठीक है। तो समझेंगे जवाब का मीनिंग क्या है और समझेंगे क्या मिलेगा। तो भाई बच्चों से स्कूल में आने जाने, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा जब भी आप बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव कराएंगे, प्रत्यक्ष बात करेंगे, तो प्रत्यक्ष अनुभव में आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रत्यक्ष अनुभव जब होते हैं तो प्रत्यक्ष अनुभव में बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है, और जो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है वही सबसे बेस्ट तरीका होता है। हाँ वो तो मुझे पता, बहुत कर देते, बहुत नहीं करते हैं ठीक है ना, समझ लो जवाब। तो राइट ऑप्शन क्या है कि बच्चों को स्कूल में आने और ट्यूशन जाने के माध्यम के बीच, हालांकि ये वर्ड ट्यूशन लिखा है मैंने जिससे कि आपको नेगेटिव लगे, जैसे कि हम नेगेटिव माने इसको, तो लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा है। जाने के माध्यम के बारे में पूछना कि वो कैसे जाते हैं, बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, पापा साइकिल से छोड़ते हैं, मोटरसाइकिल से छोड़ते हैं, स्कूटर से जाते हैं, तो इन सब के बारे में बात करना, वो उसका डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराएगा। यही सबसे अच्छा तरीका होगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लगाएंगे तो एकदम सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और जवाब देखेंगे। लेट्स सी व्हाट मोर क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न को मुक्त अंत कहते हैं? Which of the following type of question is called open ended question? अब देखो ईवीएस में भी ओपन एंडेड पूछे गए हैं, मैथ में भी ओपन एंडेड पूछे गए हैं, और ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड पर मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया। जितने भी प्रश्न आपको पेपर में अब तक मिले हैं वो सारे मैंने लगा दिए हैं। वीडियो अपलोड है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड के नाम से, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि मैथ पेडागोगी के नाम से चैप्टर है वो, उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आप उसको भी ओपन करके देख सकते हैं। बहुवैकल्पिक, मिलान करना, खुला अंत, सत्य असत्य, इनमें से कौन सा आपको लगता है कि जो मुक्त अंत वाला प्रश्न माना जाता है? तो देखेंगे मुक्त उत्तर इसको बोलते हैं, और आपका जवाब हमें क्या मिलेगा। मुक्त उत्तर की बात करेंगे तो ईवीएस की मैं बात करूंगा, और हमें उम्मीद है कि आपका जवाब हमें सही मिलेगा। जी जी तो भाई हमें पूरा विश्वास है, हमें मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, आप देंगे सही जवाब। किनको कहते हैं मुक्त अंत वाले पर? ये सबको पता होगा। ओ माय गॉड, ओपन एंडेड, बहुत बढ़िया। अरे जिनका अंत खुला हो उनको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें बच्चा क्या करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकता है। नहीं, बच्चा बहुत सारी चीजों को सोच सकता है, उसकी जो अन्वेषणात्मक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हम खुला अंत, ओपन एंडेड डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, निबंधात्मक परीक्षाएं कराते हैं, जहां पर बच्चा लिखता है तो वो खुला अंत है। ये बहुवैकल्पिक, मिलान करना, सत्य सती, सब के क्लोज एंडेड क्वेश्चन के एग्जाम्पल हैं, जहां पर सिर्फ एक ही फिक्स आंसर होता है। बहुत बढ़िया, आंसर ऑलरेडी इंक्लूडेड था नायाब जी, बिल्कुल सही बात है। और बढ़ते हैं एक और, हाँ एक और सवाल। An environmental studies teacher, while introducing most of the topics, gives importance to the method of describing the students' own experiences because he wants to enhance the learning of the student. Wants to keep all students engaged in the class, ये तो गलत हो जाएगा। Wants to get acquainted with the student, या वांट्स टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। भाई पर्यावरण अध्ययन की मैं बात कर रहा हूं। उस अध्ययन में अध्यापक जो है अधिकतर विषयों का प्रारंभ करते समय छात्रों के स्वयं के अनुभव को बढ़ने के लिए महत्व देते हैं। भाई बताओ तुम्हें क्या पता है इसके बारे में, पूछते हैं ना, आप भी टीचर में होंगे तो आप भी पूछते होंगे, तुम बताओ तुम्हारे बारे में क्या है। तो इसका मतलब क्या है, विद्यार्थी के अधिगम को बढ़ाना चाहता है, सभी विद्यार्थियों को कक्षा में व्यस्त रखना चाहता है। ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो क्लास में आएगा, बताओ भी आज का घंटा ऐसा ही निकालना तुमसे बात करके, वो एनसीएफ के खिलाफ है। हालांकि करते हैं टीचर, लेकिन वो एनसीएफ के अगेंस्ट है। विद्यार्थी से परिचित होना चाहता है, ये इंट्रोडक्शन में अब उसका कोई मतलब नहीं है। और कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन स्किल्स लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। तो वो क्या करना चाहता है, वो विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना चाहता है। ही वांट्स टू इंक्रीज दी, हाँ, खुद करें कि काली मुर्गी उजली हो जाए, खुदा करे कि काली मुर्गी उजली हो जाए, दो जो लाइक एंड शेयर ना करे उसके हाथ में खुजली हो जाए। ओ माय गॉड नहीं नहीं नारे, नहीं नहीं चीजें निकल के आ रही। इसको पहले ऊपर लिख देखूंगा, जैसे यहाँ लिखा है ना ये लिखा ना यहाँ पर ईवीएस की आखिरी क्लास, इस पे लिख देंगे ये वाला स्टेटमेंट कि जो लाइक ना करे उसके हाथ में खुजली हो जाए, तो बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं, समझ रहे हैं सवाल। और जिन्होंने नहीं किया लाइक जल्दी से कर दो, नहीं तो ये राजीव का जो वरदान है सुबह सुबह किसी को लग ना जाए, भगवान करे। राइट ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को अधिगम की अवसर देना और बढ़ाना चाहता। एक और सवाल, द मेन पर्पस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास इज व्हाट? कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ाना। अब देखो समझने की कोशिश करना, विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, मेरे हिसाब से जब बच्चे से क्वेश्चन आप पूछते हैं तो सबसे ज्यादा बच्चा जिज्ञासु हो जाता है। और आप जानते हैं ना कि
जिज्ञासु बच्चा ही समझदार होता है और बहुत चीजों को समझने की कोशिश कर, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे ये भी सीखना, मुझे ये भी सीखना, मुझे ये भी सीखना है ना। तो ये तो बात सही हो जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी की बुद्धि के स्तर की जांच करना नहीं है, ये काम नहीं होता। बुद्धि के स्तर की जांच करना वो IQ लेवल से किया जाता है जब आप अलग टेस्ट कराते हैं। विद्यार्थी को उनकी बुद्धि के स्तर का ज्ञान करवाना नहीं, यानी जनवाना कि तू कितना कमजोर है, तू कितना, अगर बच्चों को बोलोगे तू जड़ बुद्धि है और ये तेज है, तो बच्चे के अंदर तो हीन भावना पैदा हो जाएगी। विद्यार्थियों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा हर एक प्रश्न का उत्तर दे सके। बहुत सारे बच्चों को उसका उत्तर नहीं पता होगा, बहुत सारे का उत्तर आपको भी नहीं पता होगा, तो कहां से दोगे। तो मतलब क्या है, हम जब भी प्रश्न पूछते हैं उसका उद्देश्य होता है विद्यार्थी की जिज्ञासा को बढ़ाना, कि बालक जिज्ञासु है और वो चीजों को सोच करके विचार करके उनके उत्तर देगा, जिससे कि उसकी जो सोचने की क्षमता है, जिज्ञासा और बढ़ेगी और वो और ज्यादा सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करेगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। एक और सवाल है, विच मेथड शुड नॉट बी यूज्ड बाय टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो शिक्षक द्वारा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इतना आसान सवाल है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओ माय गॉड, और ये सवाल बहुत ही खूबसूरत, इसको आसानी से पहचान भी लेंगे आप। भूमिका निर्वहन, मैं तो बहुत बात बताता हूं कि अगर बालक को कोई सामाजिक मुद्दा प्रदर्शित करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, नाटक प्रस्तुत करना पड़ेगा, है ना। ओ माय गॉड, अंगूर के रस को कहते हैं जूस और जो लाई ना करे उसे कहते हैं कंजूस। क्या बात है, नई नई बातें, नई नई चीजें, ऐसे स्लोगन मुझे मिल रहे हैं, बड़ा खुश हो रहा है मन। भूमिका निर्वहन तो रोल प्ले मैथमेटिक्स में भी होता है, रोल प्ले EVS में भी होता है, क्योंकि आप नाटक की प्रस्तुति करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, तो वो भूमिका रोल सही होगा। समस्या समाधान विधि बिल्कुल जरूरी है। वास्तविक जीवन के उदाहरण, यानी आप बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे एकदम। रीडिंग दी टेक्स्ट बुक, ये गलत है। टीचर को ये नहीं करना चाहिए शिक्षण के दौरान वो सिर्फ किताब पढ़े, क्योंकि किताब पढ़ने से बच्चा कभी नहीं समझेगा, वो नींद आने लग जाती है, वो बोर हो जाता है ना। तो उसको बोर होने से बचाना है, सवाल को दिखाना है, तो आप इसको काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी तो सिर्फ एक बहाना है, गलती नहीं करनी है और आगे बढ़ते जाना है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रख लेते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, तेजी से पढ़ेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं और हम फास्ट करने हैं, इसलिए कोई सवाल समझ में ना आए तो लास्ट में मैं रुकूंगा, मुझसे आप पूछ लीजिएगा। अंत में मैं रुकता हूं आप लोगों के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क देयर। जी देखिए, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक द्वारा तैयार प्रश्नों में निम्न में से किस बात पर बल दिया जाना चाहिए। अमंग द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड बाय द टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड शुड बी एक्सप्लेन्ड। देखेंगे व्हाट शुड बी एम्फसाइज्ड। उद्देश्यों एवं विषय वस्तु को शामिल करने पर, भाई देखो, जब भी बच्चे को आप पेपर देने की कोशिश करोगे, पेपर पढ़ाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, सबसे जरूरी होता है उस शिक्षक के द्वारा जो भी चीज आप पढ़ा रहे उससे किस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि जो भी आपके करिकुलम में रखा गया है उसका पर्टिकुलर उद्देश्य है बच्चों के लिए। तो क्या जो आप बच्चों को बता रहे हैं, जो बना रहे हैं प्रश्नों, उसमें बच्चों के जो आपने उन उद्देश्य और उन पाठ्य वस्तु की चीजों को पूरा किया जा रहा है, वो उनकी प्राप्ति हो रही है, उनको शामिल किया जाए, सही बात है। विषय वस्तु को शामिल करना तथा कुल अंकों पर कभी जोर नहीं होगा आपका। प्रश्न पत्र की लंबाई उसके उद्देश्य पर, लंबाई नहीं कि प्रश्न पेपर तो बहुत लंबा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और कुल अंक पर नहीं जी, कुल अंक पर तो बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ उद्देश्य पर फोकस करते हैं कि हमने उस पेपर से किन उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। आज पता लग गया, हाँ हमारे क्लास में बहुत शायर है। हाँ मैंने बोला ना मधु, दिसंबर में, मधु मुझे थोड़ा सा मौका दो, दिसंबर तक, दिसंबर में शुरू कर दूंगा। ओके, दिसंबर में आई विल स्टार्ट। ओके, हाँ सत्यम, मैंने आपकी बातों पर ध्यान दे लिया है। ओके आगे बढ़े। अभी मैं दिसंबर में स्टार्ट करूंगा, दिसंबर, थोड़ा जब तक मेरे EVS पूरा हो जाएगा, मैथ पूरा हो जाएगा, तब शुरू करूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। यदि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कोई विद्यार्थी अच्छा कार्य प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो अध्यापक को इसके लिए क्या समाधान अपनाना चाहिए। उन विद्यार्थियों को अपना गृह कार्य नियमित रूप से करने का आदेश देना चाहिए। एक बच्चा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कोई विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, तो आपको बताना है कि अध्यापक को इसके लिए क्या समाधान अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए अध्यापक को, ये आपका प्रश्न है और मैं चाहूंगा जवाब मिलेगा मुझे तेजी से। और अगर आप समझ रहे हैं सवाल तो आप इसका उत्तर आसानी से देने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखेंगे भाई, क्या आप बच्चों को आदेश देंगे कभी काम करके लाना। पहली बात तो गृह कार्य कम से कम होना चाहिए, ऐसा एनसीएफ कहता है, लर्निंग विदाउट बर्डन भाई। और बच्चे को आप अपना गृह कार्य नियमित रूप से करने को समझाएंगे, आदेश देने से बच्चा नहीं समझेगा, उसको समझाओ। लेकिन क्या है, नहीं कर रहा। और होमवर्क करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्योंकि होमवर्क को कॉपी से भी उतार सकता है। कक्षा के दूसरे छात्रों को उनके बारे में नियमित रूप से जानकारी देने के लिए कहेंगे। क्यों भाई, कक्षा के दूसरे छात्र से क्यों बोलेंगे, भाई ये रहा टिल्लू और रामभूल, तुझे बताना टिल्लू के बारे में कैसा पढ़ रहा,
वो दोनों दोस्त है, वो कभी नहीं बताएंगे एक दूसरे के बारे में, और बताएंगे वो तो गलत बताएंगे। विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों के साथ व्यस्त रखना, बिल्कुल सही बात है। अगर आप उसको योजना बना रहे, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे आप स्टूडेंट को अदर स्टूडेंट के साथ ग्रुप एक्टिविटी में इंगेज करेंगे, जिससे कि वो चीजों को सीखेगा। और नोटबुक के द्वारा कार्य की जांच करना नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, आज की पेडागोगी आसान लग रही है जी? आज की पेडागोगी थोड़ा सा आसान लग रही है जी? जी, बात समझ में आ गई? आसान सवाल था, बढ़िया, आज तो मजा आ रहा है पेडागोगी में। अब आपको वैसे भी आसान लगने लगेगी, क्योंकि आपने जो इस लेवल के क्वेश्चन वो पीछे वाले में कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने पीछे वाले मॉक टेस्ट को नहीं पढ़ा है, आप सभी लोग जाके पढ़ें, आपके समक्ष दिए हुए हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सबसे उपयुक्त है? इनमें सबसे कौन सा अच्छा पेडागोगिकल इशू है, पेडागोगिकल अप्रोच कौन सी सबसे अच्छी है? अवलोकन एवं प्रयोग आधारित, व्याख्यान और उदाहरण आधारित। देखो, व्याख्यान को तो मैं मना करता हूं, क्योंकि आप समझिएगा, हमारे एनसीएफ में हमारे प्रोफेसर यशपाल साहब ने एक बात कही है, क्या? कि बालक को उपदेश देकर नहीं, भाषण देकर नहीं, वातावरण देकर समझाओ। तो व्याख्यान देकर नहीं, उसको एनवायरमेंट देकर समझाओ। अंक आधारित तो मैंने अभी मना किया है, व्याख्यान आधारित बिल्कुल गलत। तो क्या करेंगे? सबसे जरूरी क्या होता है ईवीएस में? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीज जब बच्चों को देते हैं तो वो चीजों को समझ लेता है। और इस बार में पहले लाइक कर दो जल्दी से, 100 हो जाए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन देने वाला हूं उसके बाद। लेकिन ये लाइक जो है मुझे दिख रहे हैं कम, 93 मुझे दिख रहे हैं, इन्हें 100 कर दो जल्दी से, फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से करो 100, तब आगे बढ़ेंगे। मुझे ये अपनाना पड़ेगा, इनको 100 पहुंचा दो, बहुत सारे बच्चे हैं इसमें और 93 पर रुका हुआ है। क्यों भाई, ये 100 नहीं हो सकता क्या? ये 100 नहीं होगा क्या? क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? 100 100 100। हाँ, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लेता हूं और मुझे उम्मीद आप 100 कर देंगे। चलिए, कक्षा में किसी एक विद्यार्थी को विषय समझाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसके कारण, यानी इट इज नॉट गुड द आइडिया टू एक्सप्लेन ए टॉपिक टू ए सिंगल स्टूडेंट इन द क्लास। नहीं, आप किसी एक बच्चे को, श्रीराम ध्यान दीजिएगा, श्रीराम भैया ध्यान दीजिएगा, इस बात पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, मुलायजा है कि आप किसी एक बच्चे को कक्षा में अलग से नहीं समझा सकते। इसका कारण क्या है? अब ये कारण ढूंढो, क्या कारण हो सकता है इसका? देखते हैं जवाब। दूसरे विद्यार्थी अध्यापक को नापसंद करने लगते हैं, विद्यार्थियों में तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती है, विद्यार्थी निरुत्साहित हो जाते हैं, कक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। अब आपको बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जी? अब समझेंगे सभी लोग कि आप कहते हैं पहले मेरा उत्तर हाँ ए, ओ माय गॉड, श्री राम ने कहा ऑप्शन ए। दूसरे विद्यार्थी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये अपने उस पर डिपेंड मत करो। अध्यापक को नापसंद क्यों करेंगे? टीचर तो एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन क्यों नहीं करेंगे? तो राइट, ये तो सही है, ये गलत है। इसका कारण क्या है? कक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न क्यों होती है? मान लिया, मैं अपना एग्जांपल लेते हैं, मान लिया मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ाने की बात करता हूं और आप बोले कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 बताना है, और यहाँ 100 बच्चा क्लास में है, तो उन 100 बच्चों को रोक करके एक बच्चों को जब दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए तो बाकी बच्चे में क्या होता है, वो फ्लो टूट जाता है, क्लास पूरी नहीं हो पाती है। बात समझ में आ गई? मैथ करें, बाबू साहब शर्मा क्या कहना चाहते हैं, एक बार मुझे बताइए खुल के। बात समझ में आ गई? तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे लास्ट में जाके पूछ ले, मैं यहीं रहूंगा 10 मिनट। उससे क्या होगा, जिनको जाना होगा चले जाएंगे, क्लास भी पूरी हो जाएगी और डाउट क्लियरिंग सेशन में हम लोग रह जाएंगे। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। राइट ऑप्शन क्या है? कक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान दें कि अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप उसको नोट कर ले, लास्ट में मैं रुकता हूं, जब अंतिम सवाल हो तो अपने क्वेश्चन को भेजना शुरू कर दे कि हमें ये समझ में नहीं आया है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबू भैया, बाबू भैया मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं शाम को 7:30 बजे। निम्न में से कौन सी चर्चा विधि की कमी है? इनमें कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट कमिंग ऑफ द डिस्कशन मेथड, इनमें से चर्चा विधि, विचार विमर्श विधि का कौन सा ड्रॉबैक है, ये आपको बताना है। तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। बाबू भैया, बाबू भैया शाम को पढ़ाता हूं 7:30 बजे मैथमेटिक्स, आप वहां जरूर आइएगा। सुबह मैं पढ़ाता हूं ईवीएस पर्यावरण, शाम को पढ़ाते हैं हम हाँ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो सामूहिक कार्य की आदत का विकास, क्या ये सही जवाब होना चाहिए? सामूहिक कार्य की आदत का विकास मुझे तो लगता है कि नहीं होना चाहिए। इसमें जब चर्चा करते हैं तो सामूहिक नहीं, कम सक्रिय विद्यार्थी को सुरक्षा प्रदान करना, क्या ये सही हो सकता है जी? ये एकदम सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है। बी, डी नहीं होगा। गलत उपागम विचारों का अवधारणाओं के लिए आलोचना का अवसर, ना
ये नहीं होगा। आलोचना का तो देखो बच्चा तो इतने लेवल का होता ही नहीं कि वो ज्यादा आलोचना कर पाए, टीचर करता है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य कमी की बात कर रहे हैं, कमी कमी कमी, ये तो सब अच्छी बात है भाई, ये तो उसने बोला ना इसकी डिसएडवांटेज कौन सी है। तो सामूहिक कार्य की आदत पड़ती है, विद्यार्थियों को समझ कौशल हो जाता है, गलत उपागम विचारों का अवधारणा को आलोचना करने का मौका मिलता है, बच्चे भी करते हैं टीचर भी करता है। बात है नहीं, नेगेटिव पूछा है, कम सक्रिय विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी जो बच्चे कम समझते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आप समझो सवाल का मीनिंग क्या है, आप ये नहीं पूछा है चर्चा विधि के लाभ कौन से हैं, उसने पूछा इसमें कौन सा ड्रॉबैक है, कमी कौन सी है। ये इस काम को पूरा नहीं करती कि आपने 4 बच्चे इधर बैठाए 4 बच्चे इधर बैठाए, कि उसमें 2 बच्चे ऐसे बैठाए थे जो बिल्कुल नहीं जानेंगे, वो नहीं बोलेंगे तो उनको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। टीचर नोट करता है कौन बच्चा बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ कमी पूछिए तो कमी पर ध्यान दीजिएगा और सवाल को समझिएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार के ईंधनों के बारे में जानकारी देने की निम्न में से सबसे बेहतर विधि कौन सी है। टू मेक स्टूडेंट अवेयर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल। ईंधनों के चित्र दिखाना, देखो पेडागॉजी उसी लेवल पर आ जाती है जब आप समझते हैं, और जैसे ही आप कहते हैं चित्र दिखाना, चित्र दिखाने से काम नहीं बनेगा। मैंने कहा ना, आप उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराओ। अगर बच्चा भ्रमण कराओ, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराओ, अगर बच्चा भ्रमण और डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर लेता है तो समझ लेना उसका बात बन जाता है। उनके साथ ईंधनों के प्रयोग की चर्चा करें, पुस्तकों से ईंधन के प्रकार के बारे में पढ़ना। ये तो सारी, इसमें कहीं मुझे डायरेक्ट नहीं जुड़ा मिल रहा है। बच्चे के परिवार द्वारा यात्रा करने, खाना पकाने आदि प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों के कुछ नमूने आ गए ना, कि जब बच्चा उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करे, और जब बच्चा उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है तो बात बन जाती है और सवाल सुधर जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने दिया है तो बहुत ही अच्छा जवाब है आपका और बहुत ही खूबसूरत जवाब है। और यहां पर आपका सेशन होता है खत्म। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो भैया, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, आपकी क्लास को 5 बजे उठना पड़ता है, मुझे जब बनानी पड़ती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का। अगर आपको अच्छा लगा सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।